नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन ए है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है संस्कृत से, ऑप्शन सी है तमिल से, ऑप्शन डी है उर्दू से। तो ऑप्शन सही होगा हमारा अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है हमारा राजभाषा, ऑप्शन बी है हमारा तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है हमारा राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन डी है हमारा काव्य भाषा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी है द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी है आस्टिक, ऑप्शन नंबर डी है चीनी तिब्बती। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? भारोपीय परिवार की भाषा है। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गुजराती, ऑप्शन नंबर बी है उड़िया, ऑप्शन नंबर सी है मराठी, ऑप्शन नंबर डी है सिंधी। तो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा है। मराठी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी और डी ऑप्शन है हमारा राजस्थानी हिंदी। अब आंसर क्या होगा हमारा? छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी होती है? पूर्वी हिंदी। कौन सी होती है? पूर्वी हिंदी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? कौन सी बोली जानी जाती है? पंजाबी, ऑप्शन नंबर ए है पंजाबी, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती, ऑप्शन नंबर डी है पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली के नाम से कौन सी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की उपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की उपभ्रंश पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अवधी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पूछी है तो कौन सी होगी? पाली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाली भाषा। अब आते हैं अगले
प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? क्या पूछा है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मराठी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गुजराती, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मलयालम और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हिंदी। तो कौन सी है जो भारोपीय परिवार की नहीं है? मराठी भारोपीय परिवार की है, गुजराती भारोपीय परिवार की है और हिंदी भी है। तो कौन सी नहीं है? मलयालम जो है वो नहीं है भारोपीय परिवार की। ओके, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है बिहारी और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी हिंदी। बघेली के बारे में पूछा है, तो बघेली का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से। किससे संबंध है बघेली का? पूर्वी हिंदी से। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। अभी हमने 10 ही प्रश्न रखे हैं। हिंदी खड़ी बोली की उपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन सी भाषा है जो हिंदी खड़ी बोली किस उपभ्रंश से विकसित हुई है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन है हमारा मागधी, बी ऑप्शन है हमारा अर्धमागधी, सी ऑप्शन है हमारा सौरसैनी और डी ऑप्शन है हमारा ब्राह्मण। तो किस उपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी जो खड़ी बोली है? किससे हुई है? सौरसैनी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सौरसैनी उपभ्रंश से। आज का लास्ट प्रश्न है ये। आगे आपको यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी वीडियो आपको आगे चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके बता दें ताकि और वीडियो मैं बना सकूं। ओके, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सेशन को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना साथ में ही। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है वर्ण। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वॉइस सभी को आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, वॉइस आ रही है सबको? कमेंट कीजिए जल्दी से। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए आंसर ले लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब एक बार इसके ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ण को ही देख लेते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया होगा। अब शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द क्या होता है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक शब्द कहलाती है।
जैसे कमल। एक से अधिक वर्णों के मेल से जो स्वतंत्र सार्थक इकाई बनती है वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे शब्द हो गया हमारा कमल। ठीक है, समझ में आ गया होगा शब्द। अब व्यंजन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अब बात करते हैं हम स्वर के बारे में। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 13 होती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। वर्णमाला किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें सभी अपने अपने। ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है हमारे ए और आ, ऑप्शन बी है हमारा कै और खे, ऑप्शन सी है हमारा थे और धै, ऑप्शन डी है हमारा पै और भै। कौन सा शब्द है जो अल्पप्राण वर्ण में आते हैं? कौन सा वर्ण है ऐसा? चलिए आंसर दे देते हैं। कै और खे, का और खा जो हैं ये किस में आते हैं? अल्पप्राण वर्ण होते हैं, का और खा। चलो बात कर लेते हैं कि अल्पप्राण होता क्या है। अल्पप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्प से ही पता चल रहा है, नाम से ही। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। एक चीज़ और इसके बारे में नोटिस कर लीजिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। जैसे का वर्ग को ले लेते हैं हम, का, खा, गा, घा। इसमें अल्पप्राण कौन कौन से होंगे? का होगा, गा होगा और अणा होगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होगा? अल्पप्राण होगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण बताना है। ऑप्शन है हमारा खा, ऑप्शन बी है हमारा धा, ऑप्शन सी है हमारा भा और ऑप्शन डी है हमारा माँ। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना। सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा माँ। माँ जो है ये अमानक वर्ण है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा
छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी है घोष वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है तालव्य। तो छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आंसर दें कमेंट बॉक्स में सभी। इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगी सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा अभी पता चल जाएगा। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी का भी। चलो इसे सही से पढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना। ऑप्शन ए है हमारा का, ऑप्शन बी है हमारा छा, ऑप्शन सी है हमारा त्रा और ऑप्शन डी है हमारा ज्ञा। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। अब ऐसे मत करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पूरे ऐप एन आर और आप आम और ये सारा लिख लो, ऐसा नहीं करना है। ये देखना है कि छा अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर बनता है। संयुक्त वर्ण है ना ये, ओके। इस बात पर भी हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन इससे मैंने कई सारे बनाए हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों से संयोग से बना है? किन वर्णों के संयोग से होना चाहिए आंसर? क्वेश्चन हमारा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? कमेंट बॉक्स में इतना आप आंसर दे दीजिए। मैं ऑप्शन बोल देती हूँ। ऑप्शन ए है हमारा जय प्लस इया, ऑप्शन बी है हमारा हलंत के साथ जय प्लस इया, और ऑप्शन सी है हमारा जय प्लस ध, और ऑप्शन डी है हमारा जय प्लस न्य। इस प्लस को आप जरूरी नहीं है प्लस ही बोलें, जमा भी बोल सकते हैं। धन भी बोल सकते हैं आप प्लस को, वैसे हिंदी में धन ही बोलते हैं। चलिए आंसर आ रहे हैं सभी के, आंसर बता देते हैं अब इसका। आंसर है इसका हलंत वाला जय और यहाँ ज्ञ जो बनता है हमारा हलंत वाले जय और यहाँ से मिलकर बनता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जय, ऑप्शन नंबर सी है हमारा है, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा से। अघोष वर्ण बताना है। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहें। चलिए आंसर बता देते हैं इसका। आंसर होगा इसका से। अघोष वर्ण है इसमें से। अब अघोष वर्ण होते क्या हैं ये देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। जैसे क वर्ग को ले लो, का और ख वर्ग अघोष होगा इसमें, च वर्ग में चा छ अघोष होगा। हर वर्ग का ऐसे ही पहला और दूसरा वर्ग अघोष होगा वर्ण। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जिन शब्दों के अंत में
एस आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अनुस्वार, ऑप्शन बी है हमारा अयोगवाय, ऑप्शन सी है हमारा अंतस्थ, ऑप्शन डी है हमारा अकारांत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका अकारांत। जिन शब्दों के अंत में एस आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। इसके ऑप्शंस इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। जैसे अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं। अनुस्वार की ध्वनि जो होती है वो नाक से निकलती है। जैसे इसे अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह होता है, ये वाला। जैसे शब्द लिख के बता रही हूँ मैं, अंगूर, ये अनुस्वार होता है। अब हम आगे बात करेंगे अयोगवाय की। अयोगवाय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाय कहते हैं। ऐसे वर्ण हैं कौन 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 से? ये है अयोगवाय, एक तो, और एक अंग और एक अण। ये दोनों वर्ण हमारे अयोगवाय हैं। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अकारांत को हमने पढ़ ही लिया है प्रश्न में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 6 वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न है हमारा 6 वर्ण किसके योग से बना है? आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन बोल रही हूँ मैं। ऑप्शन ए है का और सा, ऑप्शन बी है का और चा, ऑप्शन सी है का और छा, ऑप्शन डी है का और शा। ये प्रश्न सभी को पता होगा। चलिए आंसर बता देते हैं इसका। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है इसका लगभग। आंसर है इसका का और शा। ध्यान रहे का में हलंत लगा हुआ है और सा सरकाट वाली सा बनी हुई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए है केवल नाक से, ऑप्शन बी है केवल मुंह से, ऑप्शन सी है नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आंसर बता देते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक होते क्या हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक वर्ड लिखे कैसे जाते हैं? जैसे इसमें ये मुंह शब्द लिखा हुआ है, ये अनुनासिक है। इसका चिन्ह होता है ये वाला चंद्र बिंदु जिसे हम बोलते हैं, और शब्द लिखे दे रही हूँ मैं अनुनासिक वाले, जैसे आँख, जैसे चांद, अनुनासिक शब्द हैं ये। अब इसके ऑप्शन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे केवल नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अनुस्वार होते हैं वो जिनमें केवल नाक से, जो मतलब नाक से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अनुस्वार शब्द होते हैं वो, जैसे अंगूर। ठीक है। और इसमें ऑप्शन बी को देख लेते हैं थोड़ा।
जो केवल मुंह से बोले जाते हैं ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? निरुनासिक कहते हैं उन्हें, जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, निरुनासिक। जैसे शब्द है हमारा आप या अपने, ये निरुनासिक शब्द होते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है हमारा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वर्ग के पंचमाक्षर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग के चतुर्थाक्षर, ऑप्शन नंबर डी है वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अभी मैंने पीछे बताया है अनुनासिक व्यंजन के बारे में। इस क्वेश्चन में आंसर ले लेते हैं। चलो, आंसर क्या होगा हमारा? वर्ग के पंचमाक्षर। जो वर्ग का पंचमाक्षर होता है वो क्या होगा? अनुनासिक होगा। ये हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, द्विभाषा या तकनीकी भाषा? जल्दी से आंसर दीजिए सब। इस प्रश्न का आंसर सभी का आना चाहिए। बहुत अच्छे। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका राजभाषा। हिंदी को किस वर्ग में रखा है? राजभाषा में। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। ऑप्शन है 343 से 351, 334 से 315, 443 से 135 और 334 से 153। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इस प्रश्न का आंसर भी सभी लोगों का आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार आपको सर ने भी पढ़ाया है। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर है इसका फर्स्ट, 343 से 351 तक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 14, 15, 18, 22। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इजी प्रश्न है। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। चलिए आंसर बता देते हैं अब। आंसर होगा 22 भाषाओं को रखा गया है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर तो सबका ही आना चाहिए। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? हिंदी दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। अपने अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? 14 सितंबर को। चलिए चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का और खा, या और रा, चा और छा, चा और जा, टा और
अणा। कौन सी है कंठ ध्वनियाँ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं हम। कौन सी होंगी कंठ ध्वनियाँ, कौन सी होती हैं हमारी? आंसर होगा का और खा। अब एक बार देख लेते हैं कंठ ध्वनियाँ होती कौन कौन सी हैं। ए भी हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं, आ भी कंठ ध्वनियाँ हैं, अणे भी कंठ ध्वनियाँ हैं और है भी कंठ ध्वनियाँ हैं। कै वर्ग, कै वर्ग भी कंठ ध्वनि में आता है पूरा। ये सारी क्या है हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन बताना है आपको, किस शब्द में है? पुनः में है, इलाहाबाद में, दिल्ली में या उत्साह में? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना अपना। बहुत ही कम लोग हैं, शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर करते रहे, लाइक भी कर दिया करो। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? दिल्ली। द्वित ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे शब्द होता है बच्चा, आदि चय और पूरी चय बनी हुई है। दिल्ली में आदि लय और पूरी लय बनी हुई है। कच्चा, ये शब्द भी द्वित व्यंजन में आएगा। पिल्ला, ये शब्द भी द्वित व्यंजन में आएगा। समझ गए होंगे सब लोग। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। नासिक्य व्यंजन कौन सा है? श, या, गा और जा, इनमें से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका या। या जो है वो नासिक्य व्यंजन है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। दंतव्य है ये, ओष्ठ है, तालव्य है या वतस्य है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए जल्दी से। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा तालव्य। छह तालव्य ध्वनि होती है। तालव्य ध्वनि में च वर्ग आता है पूरा, च वर्ग पूरा आता है। ई, बड़ी, या, शा और चा वर्ग, ये सब क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें ये शब्द लिखा हुआ है ज्येष्ठ, ये कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ये आपको देखना है और देखकर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए जल्दी से अपने अपने आंसर बता दीजिए। सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं।
शुद्ध वर्तनी है इसकी डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी शब्द लिखा हुआ है ऋषि, और ये देखना है कि कौन सा वाला हमारा सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। चलिए आंसर दे देते हैं। इसका आंसर होगा बी, ऋषि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार लिखा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। चलिए सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दें इस प्रश्न का। आंसर बता देते हैं। चलो, इस प्रश्न में आंसर होगा इसका ए, पर इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है कि ये श्रृंगार ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये जो ये वाला है ये नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी शब्द लिखा हुआ है कवयित्री। कवयित्री शब्द कैसे लिखा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट किया करें। चलिए आंसर बता देते हैं हम। आंसर होगा आपका सी। आंसर क्या होगा? सी होगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ज्योत्सना लिखा हुआ है और इस शब्द को शुद्ध पूछा है। शुद्ध रूप कौन सा होगा इसका? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कौन सा सही है। चलिए आंसर दे देते हैं अब हम इसका। आंसर होगा बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध में पहुंचा। इसमें सहस्त्र शब्द को लिखना है कि सहस्त्र जो लिखा हुआ है वो शुद्ध कौन सा है। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं इसका। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसका। सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब पूछा यह है कि उत्प्रेक्षा लिखा कैसे जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर दे दीजिए। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा सी, उत्प्रेक्षा। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द दिया गया है और उसमें पूछा है कौन सी संख्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आज आप अपना। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी संख्या होगी इसमें? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा इसका
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्यों है? क्योंकि स्त्रीत्व शब्द बोल रहा है वो, मतलब पूरी स्त्री जाति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू शब्द है ये और पूछ रहा है कि इसका बहुवचन क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आंसू, आंसुएं, आंसुओं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसुओं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। एक बार ये देख लेते हैं कि इनको पहचान कैसे करते हैं कि ये बहुवचन है या एक वचन। आंसुओं को हम बोलते कैसे हैं? इसको यदि हमें किसी भी शब्द को ये देखना हो कि ये बहुवचन है या एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को मतलब अनुवाद में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे अनुवाद में? वो आंसुओं, आंसुओं से रोया। तो ये क्या हो गया? इसका बहुवचन हो गया। ठीक है, ऐसे पहचान करेंगे, उससे पहले अनुवाद में लिख लेंगे। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए जल्दी से अपने अपने। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। इसको कैसे पहचानते हैं कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है? इसको भी कैसे पहचानते हैं? इसको भी अनुवाद में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? उसे बुढ़ापा आ गया। उसको ऐसे पढ़ेंगे ना, उसे बुढ़ापा आ गया। आ गई होती तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन इसको ऐसे नहीं, अनुवाद इसका बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसे बुढ़ापा आ गया। जैसे कोई घटना घटित हुई तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। पहचान करना आ गया होगा सभी को। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में। हिंदी के एग्जाम में प्रश्न तो आसान आते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है ना हिंदी इजी आती है, इस वजह से गलत हो जाते हैं ज़्यादा। तो चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या यण संधि है? कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं आप लोग। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि होगा आंसर, बी, दीर्घ संधि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं?
संधि के प्रकार पूछे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का आंसर तो सभी बच्चे दे देंगे और सबका सही होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। संधि के प्रकार 1 2 3 4। बहुत अच्छे। इस प्रश्न का आंसर लगभग सभी का सही है। आंसर बता देते हैं, आंसर होगा 3। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? शब्द ऐसा ढूंढना है हमें जिसमें आवा प्रत्यय ना हो। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, दिखावा, चढ़ावा, लावा और बुलावा। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए जल्दी से सभी। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? देखो, दिखावा शब्द है, इसमें भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। चढ़ावा शब्द है, इसमें भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। बुलावा शब्द है, इसमें भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन लावा शब्द ऐसा है, इसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। यदि इसमें आवा प्रत्यय को अलग कर दिया जाए तो इसे कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है, आगे चलते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है, इसमें कौन सा है? ची, चिर, यू या आयु? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। सेशन को लाइक भी कर दिया करो भाई, बार बार बोलना ना पड़े। चलिए, बहुत लोग आंसर सही देते हैं वैसे। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा? चिर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सबको ही पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर क्या होगा? संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। मतलब शब्द बड़ा होता है लेकिन उसे छोटे में लिखने की कोशिश की जाती है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर, तो उसको शब्द तो बड़ा होता है, यदि उसे खोल के लिखें तो विच्छेद करके लिखें, लेकिन उसे संक्षेप में लिख दिया जाता है। जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द देखना है। माता, प्राण, लड़का या किताब? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना अपना। कौन सा शब्द बहुवचन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना अपना। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? प्राण। प्राण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में बोला जाता है और प्रयोग भी किया जाता है। अब पहचानेंगे कैसे हम कि ये एक वचन का है या बहुवचन का है? तो हम इसे अनुवाद में देख लेंगे बना के। कैसे बनाएंगे इसको? प्राण निकल गए। हमेशा कभी ये नहीं कहते हैं ना हम प्राण निकल गया, प्राण निकल गए बोलते हैं। बहुवचन में इसका बनाते हैं हम अनुवाद, इसलिए इसे बहुवचन में आता है। अगला प्रश्न है हमारा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें? पानी, पुत्र, बंदर या मित्र? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए।
मरकट का पर्यायवाची क्या है? आज के प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, मतलब एग्जाम की दृष्टि से। आंसर, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर का। ठीक है, बंदर का पर्यायवाची है भाई मरकट। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। प्रेम शब्द क्या है? चलिए, इस शब्द का आंसर सबका सही आना चाहिए और लगभग सबका सही भी है। शब्द से ज़्यादा लगाव होगा ना लोगों को, इसलिए इसका आंसर सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा क्या इसका? भाववाचक संज्ञा। प्रेम में भाव खुद ही निहित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है ये। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्द काम का नाम बताता हो कि कोई इंसान क्या काम करता है, उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या विशेषण कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी अपने अपने। सेशन को भाई लाइक शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने दोस्तों में तो कर दिया करो। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? क्रिया। काम का नाम बताने शब्द वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वकील किस भाषा का शब्द है? प्रश्न है हमारा, वकील किस भाषा का शब्द है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है हमारे फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दे दें। वकील किस भाषा का शब्द है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि वकील किस भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देवासुर में कौन सा समास है? प्रश्न है हमारा, देवासुर में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने। बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है? सभी अपने अपने आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका द्वंद्व समास। अब ये मत सोचना द्वंद्व समास क्यों होगा, चलो बता देती हूँ थोड़ा सा। देवासुर का यदि हम विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? देव और असुर। ठीक है, अब इसमें कौन सा हुआ? द्वंद्व और द्वंद्व समास हुआ, क्योंकि देव और असुर में तो हमेशा द्वंद्व ही होता रहता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं ये। द्वंद्व समास में एक दूसरे का विपरीत होता है ना, तो इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है?
कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बहुब्रीहि समास। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद शब्द लिखा हुआ है और पूछा है कि संधि विच्छेद क्या होगा इसका सही। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आशीहि प्लस वाद। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश शब्द दिया हुआ है और पूछा है संधि विच्छेद क्या होगा सही इसका। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत अच्छे, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? महा प्लस ईस। दूसरा आंसर होगा महा प्लस ईस महेश। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द देशज नहीं है? प्रश्न है हमारा कौन सा शब्द देशज नहीं है। मतलब कोई 3 शब्द ऐसे हैं जो देशज हैं, एक शब्द ऐसा है वो देशज नहीं है। पहचानिए शब्द को। ढिबरी, पगड़ी, डोर और पुष्कर। इन शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जो देशज नहीं है? जो आम बोलचाल की भाषा में हम जिन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब इन सब शब्दों में ढिबरी ऐसा शब्द है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। पगड़ी, ढोर ये भी ऐसा ही शब्द है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन पुष्कर ऐसा शब्द नहीं है। पुष्कर जो है वो देशज में नहीं आता। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ये प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का आंसर सभी का सही होना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए अपने अंतिम प्रश्न का आंसर ले लेते हैं। बहुत अच्छे, सभी का आंसर लगभग सही है। आंसर क्या होगा इसका? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, जो 2 भाषाओं के मेल से बनता है। ठीक है, धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए।